force acting on a body is proportional to the product of mass of the body and its acceleration. जो फोर्स होता है हमारा वो मास और एक्सेलरेशन की क्या है मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये वाले पहले वाले खाली वाले बॉक्स पर आप फोर्स लगाओगे तो इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या ज्यादा, क्योंकि ये हल्का है आप इसमें कम फोर्स लगाओगे और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये भारी है इसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, भारी की वजह से ज्यादा फोर्स लगाओगे और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा जो एफ होता है वो ए के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब एफ ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा, एफ कम होगा तो ए कम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। एफ जो है वो दोनों के प्रोपोर्शनल है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हम करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो भी मोमेंटम में चेंज होगा उसके रेट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एफ, फोर्स जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर के एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दी। ठीक, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जैसे लिखा रहने दिया, एक इक्वल का साइन आ गया प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके और एक कांस्टेंट आ गया के। अब एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू क्या होती है? के की 1 होती है, तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू 1 मान ली और के हटाकर चेंज इन मोमेंटम पर टाइम। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं ना इसकी पूरी की वैल्यू। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमने लिख दी ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एम ए। यहाँ पे हम क्या निकाल लेते? फोर्स। ये फोर्स था ना हमारा, ये देखिए फोर्स था एफ एफ और ये एफ आ गया हमारा एम ए। तो द फोर्स इन द एथलीट बिकम्स लेस। तो फोर्स क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, कम हो जाता है। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट सीरियस इंजरीज। तो इस वजह से हमें क्या होती है? चोट नहीं लगती है। ठीक है, इसीलिए हम सैंड का यूज करते हैं। टाइम बढ़ जाता है, फोर्स घट जाता है, हमें चोट नहीं लगती। जल्दी से कैच ले लेगा तो समय कम हो जाएगा और फोर्स ज्यादा होगा तो हाथ में चोट लग सकती है। इसीलिए क्या करते हैं फील्डर्स, वो बॉल को कैच लेते समय धीमे धीमे अपना हाथ क्या करते हैं? नीचे ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है? टाइम इंक्रीज हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और फोर्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से भी हमें चोट नहीं लगती। देखिए क्या लिखा है? दिस इंक्रीजेस द स्टॉपिंग टाइम ऑफ अ बॉल। बॉल के रुकने का समय बढ़ जाता है। सो द फोर्स ऑन द हैंड्स बिकम लेस। तो फोर्स जो हाथ पे लगने वाला फोर्स होता है वो कम हो जाता है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द हैंड्स फ्रॉम इंजरी। तो इससे हमारा हैंड क्या होता है? इंजरी से बच जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले मोमेंटम जरूर पढ़ना चाहिए, जो हमने इससे पहले पढ़ाया है। आप मोमेंटम पढ़ेंगे क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम पर बेस्ड है, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है न्यूटन का द्वितीय नियम? ठीक है, तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन। जो फोर्स होता है हमारा वो मास और एक्सेलरेशन के क्या है? मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस इतना ही न्यूटन ने बताया। फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बताया था, जरा बताइए। देखिए हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने बताया है फोर्स के बारे में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या बताया था फर्स्ट लॉ में? फर्स्ट लॉ में बताया कि फोर्स क्या होता है। सेकेंड लॉ में फोर्स के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, अभी समझते हैं कैसे ये डिपेंड करता है मास पर, कैसे ये एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले आप इतना समझ लीजिए कि उन्होंने क्या बताया सेकंड लॉ में? मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के बराबर होता है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेशन की सेम होगी। ऐसा कैसे? देखिए मास हमने आपको पहले भी बताया, मास क्या है? हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मास एक कुछ है, 2 किलो है, 4 किलो है, तो वो कांस्टेंट होगा, वो उतना ही होगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, तो और हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन में क्या होती है? डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होगी तो फोर्स में भी तो डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स में क्या होती है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये फोर्स क्या होता है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक, तो F इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है? 2 बॉक्स लिया है, एक जो है वो खाली है और एक जो है उसमें बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं। ठीक है, अच्छा बताइए अगर ये खाली वाला बॉक्स है इसका मास क्या होगा? इसका मास क्या होगा? मान लीजिए इसका मास है m1 और इस बॉडी का मास है m2 और इसका मास है m1। तो m1 का मास क्या होगा? m2 से कम होगा ना, क्योंकि वो खाली है, उसमें पत्थर नहीं भरे हुए हैं, सिर्फ बॉक्स है वो। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि आपको m1 बॉक्स को, मतलब जिसपे आप फोर्स F1 लगा रहे हैं, ये पहला वाला बॉक्स, इस बॉक्स को खसकाने में ज्यादा ताकत लगेगी या इस बॉक्स को? आप कहेंगे मैम इसका
जो वेट है, इसका जो मास है वो कम है, तो हमें इसको खसकाने में कम ताकत लगेगी, कम फोर्स लगेगा। तो मतलब, और इसको खसकाने में ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स क्या डिपेंड कर रहा है, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा कम मास वाले को खसकाने के लिए, और ज्यादा फोर्स कब लगाना पड़ेगा, जब आप भारी चीज को खसकाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा ना यहाँ पे कि एफ जो है वो मास के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, इधर वाली घटेगी तो इधर वाली भी घटेगी। ठीक है, फोर्स आप ज्यादा लगाओगे तो मास ज्यादा होगा। ठीक है, मास ज्यादा होगा तभी तो आप फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। अगर मास कम होगा तो आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम, फोर्स एम के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, अच्छा हमने आपको बताया था जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस बॉडी पर, इस वाले बॉक्स पर, ठीक है, ये वाले पहले वाले खाली वाले बॉक्स पर आप फोर्स लगाओगे तो इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या ज्यादा, क्योंकि ये हल्का है, आप इसमें कम फोर्स लगाओगे और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये भारी है, इसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, भारी की वजह से ज्यादा फोर्स लगाओगे, और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा जो एफ होता है वो ए के भी प्रोपोर्शनल है। मतलब एफ ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा, एफ कम होगा तो ए कम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। एफ जो है वो दोनों के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट ले आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक के कांस्टेंट ले लिया, ठीक, एफ इज इक्वल्स टू के एम ए, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक, क्योंकि के की वैल्यू हो गई 1 तो कोई मतलब नहीं उसका, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। तो आपने देखा ना किस तरह से फोर्स जो है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, किस तरह से फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अभी तो हमने सिंपली पढ़ लिया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने के लिए हमें मोमेंटम भी समझना है, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ को। ठीक है, तो अब पहले जो इससे पहले वाला पार्ट है उसमें मोमेंटम जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम संवेग के संदर्भ में देखना है, संवेग के टर्म्स में देखना है। The rate of change of momentum of an object is proportional to the force applied on the object. ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हम करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो भी मोमेंटम में चेंज होगा उसके रेट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एफ, फोर्स जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये चीज लिखी है चेंज इन मोमेंटम, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक, डायरेक्शन आपको याद रखना है, जैसे एफ इज इक्वल्स टू एम ए था। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए था, तो हमने आपको बताया एम क्या है, मास होता है किसी भी बॉडी का, वो होता है कांस्टेंट। तो एफ की जो डायरेक्शन होगी वो ए की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जो ए की डायरेक्शन होगी वही एफ की डायरेक्शन होगी। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रेट का मतलब क्या होता है, आप इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो टाइम तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है, टाइम अगर बढ़ रहा है एग्जैक्टली टाइम होता है, ठीक है, वो हम उसे कांस्टेंट वैल्यू मान के लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दें चेंज इन मोमेंटम पर टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर टाइम। जहां पे भी आपको रेट दिख जाए उसका मतलब क्या होता है, आपको उसके अपॉन में टाइम लिख देना है। ठीक, तो ये प्रोपोर्शनल। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर के एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दी। ठीक, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम वैसे ही लिखा रहने दिया, एक इक्वल का साइन आ गया प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके, और एक कांस्टेंट आ गया के। अब एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू क्या होती है, के की 1 होती है, तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू 1 मान ली और के हटाकर चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो चेंज इन मोमेंटम के टर्म्स में हो गया ना फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला ये भी होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला जो न्यूटन सेकंड लॉ से हमारा प्रूफ हो गया आता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाता है हमारा फोर्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक ट्रक ली हुई है। ये ट्रक जो है मान लीजिए इसकी मास है m। ठीक है, यहाँ पे भी वही ट्रक है तो इसका भी मास है m। ठीक है, दो ट्रक हैं, दो नहीं है सॉरी, एक ट्रक है हमारे पास जिसका मास क्या है m है, यहाँ पे भी वही ट्रक है जिसका मास है m। ठीक है, ये ट्रक, आप डायरेक्शन इस ट्रक की मान लीजिए ऐसे ही है, ये ट्रक आप इस ट्रक को हटा दीजिए, मान लीजिए ये ट्रक है हमारी जो है u वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, u वेलोसिटी से चल रही है, इसकी मतलब इनिशियल वेलोसिटी u थी, कुछ समय बाद ये ट्रक पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई और इसकी वेलोसिटी हो गई v, इसकी वेलोसिटी हमने थोड़ी इंक्रीज करी तो वेलोसिटी हो गई v, लेकिन ट्रक का मास तो m ही रहेगा ना।
तो अगर हम बोले आपसे कि इसका मोमेंटम क्या होगा बताइए। जब हमारी बस चली तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, ठीक है। मास तो चेंज होने नहीं वाला क्योंकि मास ट्रक का पहले भी उतने था, और जब इसने वेलोसिटी अपनी v कर ली, मतलब कुछ वेलोसिटी बढ़ा ली, तब भी उसका मास तो वही रहेगा ना, ट्रक तो चेंज नहीं होने वाली। तो मास उसका क्या हुआ, m ही था, और इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो अब हम आपसे अगर मोमेंटम पूछें, इनिशियली इसका मोमेंटम आप निकालोगे तो क्या आएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है p इज इक्वल्स टू mv। मोमेंटम का फॉर्मूला तो ये होता है, मास क्या है, m ही है, लेकिन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम p1, मतलब इनिशियली जो मोमेंटम था वो कितना हो गया, mu, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हम लिख सकते हैं ना कि mu हो गया। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखिए फाइनल मोमेंटम में मास तो वही रहा, तो मास हमने वही रखा। अब वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज होकर हो गई v, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी रख दिया v। तो ये हो गया हमारा p2, ये मोमेंटम आ गया सेकेंड वाला, ये मोमेंटम आ गया फर्स्ट। मतलब इनिशियली उसका मोमेंटम ये था, फिर उसने जब वेलोसिटी बढ़ाई तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, mv हो गया, ठीक। अब देखिए हमने क्या फॉर्मूला अभी प्रूव किया सेकंड लॉ से, चेंज इन मोमेंटम पर टाइम फोर्स होता है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है आप जो बढ़ी हुई वेलोसिटी, मतलब बाद में, जैसे ट्रक यहाँ पर पहुंच गई, पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर पहुंच गई, अब यहाँ पर इसका मोमेंटम इतना हो गया, पहले मोमेंटम था ये, मतलब P2 की वैल्यू हो गई ये, और P1 की थी mu, ठीक। चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, जो लास्ट में, जो अंत में वैल्यू आई है, मतलब फाइनल वैल्यू, उसमें से mv में से, या तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए कि आप पहले क्या करेंगे, P2 जो फाइनल मोमेंटम होगा उसमें से आपको इनिशियल मोमेंटम घटाना है, आपने इनिशियल मोमेंटम घटा दिया, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। जैसे चेंज इन वेलोसिटी करते थे तो v2 में से v1 घटा देते थे, या फाइनल वेलोसिटी v होती थी, इनिशियल वेलोसिटी u होती थी, तो v में से क्या करते थे हम लोग, u घटा देते थे, ऐसे ही करते थे ना, पर यूनिट टाइम कर देते थे, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम, तो हमने फाइनल मोमेंटम लिया और फिर इनिशियल मोमेंटम को उसमें से घटा दिया, ठीक। अब नीचे क्या है हमारा टाइम, तो हमने टाइम ले लिया। अब देखिए फाइनल मोमेंटम क्या आया है, mv, और इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा, mu अपॉन टाइम हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें आपको m मास तो सेम है दोनों में, तो मास हम कॉमन कर लें, मास हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा, v माइनस u अपॉन t, ये बचा, ठीक है। दोनों में देखिए मास इसमें भी था, मास इसमें भी था, हमने मास कॉमन कर लिया, क्या बचा, v इधर बचा और u इधर बचा, टाइम जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। अब देखिए मास ऐसे ही रहने दिया, आपको ये देखा देखा नहीं लग रहा है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये v a इज इक्वल्स टू जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। ये हमने आपको मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम a लिख सकते हैं ना, इसकी पूरी की वैल्यू, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमने लिख दी a, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ma, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, फोर्स, ये फोर्स था ना हमारा, ये देखिए फोर्स था f, और ये f आ गया हमारा ma। तो आपका प्रूव हो गया ना न्यूटन सेकंड लॉ। तो हमने मोमेंटम से क्या प्रूव कर दिया, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स, ओके। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा f इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी, देखिए मास की यूनिट हो जाएगी kg, मास की यूनिट आपको पता है, हम SI यूनिट में लिख रहे हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। और a की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और a की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी पूरी यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अगर आपको अलग अलग याद है तो आप इजिली लिख लोगे। अभी देखो इसको, इसकी जो फोर्स होता है उसकी यूनिट न्यूटन होती है, तो सबको पता है क्योंकि न्यूटन ने इसके लॉज दिए थे, तो न्यूटन के नाम पे ही इसकी यूनिट भी होती है। तो इसकी दो यूनिट्स हो गई, एक तो न्यूटन हो गया और सेकंड ये हमारी हो गई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों ही हमारी SI यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए f को हमने दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव किया, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या पर टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स, तो ये भी हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब चलिए जरा एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं, जैसे हमने मोमेंटम को समझा था कि मोमेंटम आखिर क्या है डेली लाइफ में, या हम अपनी जिंदगी में कैसे मोमेंटम को देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम समझेंगे। देखिए लॉन्ग जंप, फर्स्ट इन लॉन्ग जंप एथलीट्स लैंड ऑन अ सैंड और सॉफ्ट कुशंस। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, चेंज इन मोमेंटम, आप ये समझ जाएगा मोमेंटम लिखा है अपॉन टाइम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो फोर्स हमारा क्या होता है, टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कोई वैल्यू सामने लिखी हुई है सीधे, जैसे फोर्स ये है, इसके सामने चेंज इन मोमेंटम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये घटेगी तो ये भी घटेगी, ठीक। अगर कोई चीज नीचे लिखी है
ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखी है और ये वाली क्या लिखी, ऊपर लिखी हुई, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। कैसे, अगर फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटना चाहिए और अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली, इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा संबंध है। ठीक है, और अगर ये वाली वैल्यू जो ऊपर लिखी होती है उनमें डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब इनमें सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, तो अब देखिए, फर्स्ट लॉन्ग जंप एथलीट्स लैंड ऑन सैंड और सॉफ्ट क्वेश्चंस। क्या होते हैं, जब हम यहाँ पे देखिए एथलीट्स क्या होते हैं, जब ये कूदते हैं तो यहाँ पे सैंड होती है। सैंड का यूज क्यों किया जाता है, ये सारे एरिया में सैंड का यूज इसलिए किया जाता है कि एथलीट्स जो है उनको चोट ना लगे। अब चोट आखिर लगती क्यों नहीं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है जो चोट ना लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब एथलीट्स कूदते हैं तो टाइम जो होता है वो थोड़ा सा स्लो कूदते हैं, उनका टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आप जैसे जमीन पे एथलीट कूदते तो जैसे ही वो कूदते और अचानक से गिर पड़ते तो टाइम कम होता। अभी क्या होता है, जब सैंड का यूज करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स क्या होगा, हमने बताया ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जब फोर्स कम हो जाएगा तो हमें चोट कम लगेगी। ठीक है, तो सैंड इंक्रीजेस द स्टॉपिंग टाइम। सैंड जो होती है वो रुकने का समय क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, मतलब बढ़ा देती है समय को, और जब समय को बढ़ा देती है सैंड तो सो द फोर्स इन द एथलीट बिकम लेस। तो फोर्स क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट सीरियस इंजरीज। तो इस वजह से हमें क्या होती है, चोट नहीं लगती है। ठीक है, इसीलिए हम सैंड का यूज करते हैं, टाइम बढ़ जाता है, फोर्स घट जाता है, हमें चोट नहीं लगती है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। Catching a cricket ball. First, while catching a cricket ball, a fielder moves his hands backwards with the ball. देखिए आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आप फील्डर्स जो होते हैं वो अगर बॉल को कैच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऊपर से नहीं करते, अपने हाथ को थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं। क्यों लाते हैं, डायरेक्टली भी तो ऊपर से कैच कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे डायरेक्ट जब वो कैच करेंगे तो टाइम क्या होगा, जल्दी से कैच कर लेंगे, टाइम कम लगेगा। और हमने आपको बताया टाइम कम लगेगा तो फोर्स, अभी हमने आपको बताया फोर्स क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। प्रोपोर्शनलिटी का हमने साइन लगा दिया है, यहाँ पे फॉर्मूले को इस तरह लिख लिया है। ठीक है, देखिए जो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना टाइम, तो टाइम अगर जल्दी से टाइम लग जाएगा, मतलब कम टाइम में लगेगा, जल्दी से कैच ले लेगा तो समय कम हो जाएगा और फोर्स ज्यादा होगा तो हाथ में चोट लग सकती है। इसीलिए क्या करते हैं फील्डर्स, वो बॉल को कैच लेते समय धीमे धीमे अपना हाथ क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से भी हमें चोट नहीं लगती। देखिए क्या लिखा है, दिस इंक्रीजेस द स्टॉपिंग टाइम ऑफ अ बॉल। बॉल के रुकने का समय बढ़ जाता है, सो द फोर्स ऑन द हैंड्स बिकम लेस। तो फोर्स जो हाथ पे लगने वाला फोर्स होता है वो कम हो जाता है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द हैंड्स फ्रॉम इंजरी। तो इससे हमारा हैंड क्या होता है, इंजरी से बच जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद हम न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।